चलिए, आज राजनीतिक शास्त्र अध्याय 2 जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है, लेक्चर 1, इसमें कुछ टॉपिक को लेकर आए हैं। जैसे पहला है सत्ता में साझेदारी, जिसे हम कहते हैं पावर शेयरिंग। सत्ता में साझेदारी जिसे हम क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग। सबसे पहले जानेंगे कि सत्ता में साझेदारी कहते किसे हैं, ये है क्या। तो सत्ता का मतलब कितने लोग समझते हैं, हाथ खड़े करें। देखो, सत्ता का मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो सरकार ही है। सत्ता का मतलब क्या है, सरकार। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, यह व्यवस्था किया गया है भारतीय लोकतंत्र में। ऐसी व्यवस्था अमेरिका में भी है, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ऐसे देशों में नहीं है। फिर इसके अच्छाइयों को पढ़ेंगे, इसके कुछ डिमेरिट पहलू भी हैं, उसको भी जानेंगे। सबसे पहले हम इस चीज को डिफाइन कर लें कि सत्ता में साझेदारी किसे कहते हैं, ठीक। तो इसका परिभाषा होगा शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज के प्रत्येक समूह या समुदाय की साझेदारी हो। सिंपल सा इसका परिभाषा है कि शासन की ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें समाज के प्रत्येक समूह या समुदाय की क्या हो, साझेदारी हो, उसमें शामिल हो। सरकार में हर तरह के लोग शामिल हो। जिस देश में सरकारें हो उस देश के प्रत्येक समुदाय, समूह, जाति, धर्म के लोगों का शेयरिंग होता हो, तो उसे हम कहते हैं सत्ता में साझेदारी कहते हैं। अगला चीज है सत्ता में साझेदारी के महत्व क्या है। सत्ता में साझेदारी के महत्व, देखिए सत्ता में साझेदारी के महत्व को समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। अब इसे बताओ, सत्ता में साझेदारी सबों की हो तो उसे हम कहते हैं सत्ता की साझेदारी। तो नॉर्मल सा बात था जिसका डिफिनेशन था। महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता में साझेदारी का महत्व क्या है, सत्ता में साझेदारी कैसे की जाती है, सत्ता में साझेदारी की जो कार्य प्रणाली है वो कैसे कार्य करता है, कैसे उसकी व्यवस्था बनाई गई है, क्या क्या इसके अच्छे मतलब अच्छाइयाँ हैं या क्या क्या इसके कोई अवगुण भी है। तो सारी बातों पे चर्चा आज के एक लेक्चर में संभव नहीं है, इसलिए बारी बारी से सत्ता में साझेदारी के महत्व। पहला महत्व यह है कि जब किसी भी सरकार में सारे लोगों के, सारे समूह, सारे समुदाय, सारी जातियां, सारे धर्मों का अगर साझेदारी रहेगा, उसमें वो शामिल रहेगा, तो इससे अंदाजा कर सकते हैं कि कोई भी एक जाति समूह या धर्म के समूह या समुदाय के लोग दूसरी समुदाय पर दबदबा नहीं बना पाएंगे। प्रैक्टिकली समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिकल अच्छी बात है ना, कि किसी एक का होगा तो वो अगले पे दबदबा बना देगा। अगर सबकी शेयरिंग होती है सरकार में तो कोई किसी पे दबदबा नहीं बनाएगा। तो इसके पहला पॉइंट ये है कि सत्ता में साझेदारी से क्या होता है ना, कि कोई भी विशेष समूह दूसरे समूह या समुदाय पर दबदबा
नहीं बना सकता है। मतलब प्रैक्टिकल तरीके से समझिएगा। प्रैक्टिकल तरीके का मतलब हुआ कि ऐसा महसूस होना चाहिए, ऐसा दिखाई देना चाहिए कि हाँ सच में। ऐसा नहीं कि पढ़ाई दो तरीके से किया जाता है, पहले समझिए। एक की क्वेश्चन आंसर लिखा है, रट्टा मार लिए, सुना दिए, पढ़ाई खत्म है। एक तरीका से ऐसे लोग पढ़ते हैं। दूसरा है कि पढ़ाई को समझ के याद करना या समझना, ताकि आपका ऑब्जर्वेशन क्षमता बढ़े। ऑब्जर्वेशन क्षमता का मतलब होता है कि हमें वो चीजें दिख के महसूस होने लगे, दिखाई देने लगे। तो इसमें आपको दिखाई देने वाली बात स्पष्ट है कि कोई भी विशेष समूह दूसरे समूह या समुदाय पर दबदबा नहीं बना सकता है, वरना किसी एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही समुदाय अगर सत्ता में आ जाए और बाकी लोग उसमें किसी न किसी रूप में शामिल यदि नहीं रहते हैं, तो निश्चित है कि दूसरे के साथ क्या करेगा, उसके हितों की रक्षा नहीं करेगा, उसके साथ अनुचित व्यवहार कर सकता है। ये एक होता है। दूसरा, सत्ता की हिस्सेदारी के महत्व में है कि यह सामाजिक विभिन्नता को अपने अंदर समेट लेता है। इसका मतलब समझिए, जैसा कि पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि समाज में जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति के आधार पे बहुत सारी क्या है, विभिन्नता है। फिर भी इंडिया में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, मतलब विभिन्नता में भी एकता है। कैसे है? तो ये तभी है जब सरकार में, सत्ता में जैसी शासन व्यवस्था की गई है कि सारे लोगों की भागीदारी किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। ठीक। इसके तीसरे लाभ क्या होते हैं? सभी समुदाय के हितों की रक्षा होती है। यदि सरकारी सिस्टम में, यदि सत्ता में जिस राज्य या जिस देश में हो, वहां के सारे लोगों की भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है, तो निश्चित है कि सरकार द्वारा अनदेखी नहीं किया जाएगा, सारे लोगों के आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। तो ये इसके प्रमुख पॉइंट है सत्ता में साझेदारी के जो महत्व है। अगला टॉपिक है सत्ता में साझेदारी के तरीके। इसके बहुत सारे पॉइंट लिखे जा सकते हैं, लेकिन उतना ही पॉइंट लिखा गया है जितना आपके क्लास को अलाउ करता है। जब आप इसी बात को बड़े स्तर जैसे बीपीएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, या फिर इस पे निबंध लिखने की बात आ जाए तो 1.5 पेज, 2 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज में इसी बात को लिखा जा सकता है। इसके बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन उतना ही जानबूझ के आपको बता रहे हैं जितना आपके स्टैंडर्ड को अलाउ करता है। ठीक है, चलिए, सत्ता में साझेदारी के तरीके क्या है, और इसको तुम लोग भी देखते हो कैसे तरीके हैं, फिर भी समझिए सत्ता में हिस्सेदारी कैसे बनाया गया है। तो पहला नंबर की सरकार की बात कर लेते हैं। तो सरकार के पास सारी शक्तियां नहीं होती है, शक्तियों का बंटवारा है। तो साझेदारी हो गया। किसी एक के पास अगर सारी शक्तियां रहती हैं तो वो उसका दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन भारतीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं है। भारत की शासन प्रणाली में सरकार की शक्तियां हर स्तर पे 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक को विधायिका कहते हैं, एक को कार्यपालिका कहते हैं, और एक को न्यायपालिका कहते हैं। विधायिका को इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहा जाता है, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, और न्यायपालिका को जुडिशियरी बोला जाता है। तो सरकार के जो अंग हैं वो 3 अंग हैं, और हर अंग पे पावर का बंटवारा अलग अलग है, शक्तियों का बंटवारा अलग अलग है, और हर अंग अपने आप में स्वतंत्र है, और हर अंग अपने आप की उसकी जवाबदेही बनती है। जैसे
जुडिशियरी सिस्टम है, न्यायपालिका है, तो उसके जिम्मेवार, न्यायपालिका के जिम्मेवार हमारे मुख्यमंत्री नहीं है, न्यायपालिका की व्यवस्था के खुद जिम्मेवार है जो उसके सिस्टम में बैठे लोग हैं। तो अगर मान लिया जाए कि सरकारें ऐसी होती कि कार्यपालिका उसी का होता, न्याय वही करता, तो तुम्हें लगता है कि बैलेंस रहता समाज में? समाज का संतुलन तो खत्म हो जाता। कैसे होता? तो एग्जाम्पल दो रहा, मान लो कि जो लोग इलेक्शन जीत के जाते हैं, जो लोग चुनाव जीते होते हैं, जो लोग विधानसभा में बैठते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विधायिका। क्या कहते हैं? विधायिका। विधायिका क्यों कहते हैं? तो इन लोगों का काम होता है कि कौन कौन सा देश में या राज्य में काम कराना है, और उस काम को एक पर ये लोग क्या बनाते हैं? कानून। जो कानून बनाता है, देश का जो हिस्सा कानून बनाता है, उसे हम विधायिका कहते हैं। उस कानून के तहत जो लोग काम करते हैं उसे कार्यपालिका कहते हैं। और जो केस फौजदारी वगैरह ये सब जो झगड़ा है, चाहे मारपीट है, या फिर न्याय वाला जो काम करता है, वो न्यायपालिका हो गया। तो सत्ता में साझेदारी के तरीके कैसे अपनाए गए? तो पहला ये है ना, कि सरकार की शक्तियां तीन अंगों में बांटा गया है। एक जगह रहता तो क्या होता है? सत्ता में साझेदारी नहीं हो पाता। कैसे? मान लो कि अगर विधायक को फैसला सुनाना हो किसी केस में, तो क्या करेगा? वो अपना आदमी होगा तो बरी हो गया, वोट न खरीदे लेते कि उसको सजा हो गया, ऐसा ही होता ना। लेकिन ये पावर उसके पास आए, तो सरकार के वो आदमी है, वो सरकार वही लोग हैं, या जनता ही सरकार है, जनता द्वारा चुन के जाती है। तो साधारण सी बात है कि सरकार की शक्तियों को न्यायपालिका सरकार के अंतर्गत है, लेकिन उसका एक अलग अंग है, उसमें कोई हेरफेर नहीं कर सकता है, वह स्वतंत्र है कार्य करने को लेकर। विधायिका कानून बनाएगी और कार्यपालिका उसका पालन करता है, उस कानून के हिसाब से काम करता है। कार्यपालिका को एक शब्दों में तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो ना। जितने लोग सरकारी नौकर कहो चाहे नौकरी वाले हैं, जितने लोग सरकारी नौकरी वाले हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत। जितने लोग राज्य के जो विधान सभा के चुनाव जीते होते हैं, विधायक होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? विधायिका के। और जितने लोग वकील हो गए, जज हो गए, ये किसके अंतर्गत आता है? न्यायपालिका के अंतर्गत। स्पष्ट हो गया? कोई दिक्कत? तो सत्ता में साझेदारी की एक तरीका ये अपनाया गया कि सरकार की शक्तियों को क्या किया गया? तीन भागों में बांट दिया गया। दूसरा क्या हो गया? दोहरी सरकार। दोहरी सरकार माने समझ में आ रहा है? डबल सरकार अपने यहां होता है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, और सबों की शक्तियां अपने आप में सीमित है। तो फिर हुआ ना, सत्ता में साझेदारी हुआ ना जी। ना अकेला केंद्र कुछ कर सकता है, ना अकेला राज्य कुछ कर सकता है। तीसरा उपाय क्या किया गया? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यकों को आरक्षण। आरक्षण की व्यवस्था क्यों किया गया? आरक्षण की व्यवस्था इसीलिए है ताकि जो मान लो निम्न जाति से आते हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो चुनाव या बड़े स्तर के किसी संस्था में शामिल हो पाए, सरकारी सिस्टम में शामिल हो पाए। तो उनके लिए क्या किया गया? आरक्षण लागू किया गया कि आरक्षण के माध्यम से वो सरकारी सिस्टम में शामिल होंगे। तो शामिल हो जाने का मतलब कि हिस्सेदारी हो गया, सत्ता में साझेदारी हो गया।
एक सरकार में हिस्सेदारी के दूसरा तरीका क्या बन जाता है, चौथा जो नंबर आता है ना, दबाव समूह। एक क्या हो जाता है, ये दबाव समूह। अब आप लोग को ये पता नहीं होगा कि दबाव समूह क्या है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे बता देते हैं, वे सारे संगठन या समूह जो सरकार को या राजनीति को प्रभावित करता है, दबाव समूह कहलाता है। जैसे सब किसी को पता होगा, जैसे ही नाम लेंगे, किसान संगठन नाम सुने हो। जैसे ही सरकार ऐसा कुछ बिल लाती है, ऐसा कुछ नियम लागू करती है, तो अब सारे किसान तो एकजुट नहीं होते, लेकिन किसान के जो संगठन के होते हैं लोग, वो खड़े होते हैं इसके विरोध में, जिससे सरकार प्रभावित होती है, राजनीति प्रभावित होता है। तो जिन समूहों या संगठनों द्वारा राजनीति या सरकारें प्रभावित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। ये परीक्षा के दृष्टि से भी अलग डिफिनेशन लिखाया जाएगा, पूछ देता है दबाव समूह किसे कहते हैं। इसी तरह सुना होगा सब, शिक्षक संगठन, शिक्षक नेता भी होता है, मजदूर नेता होता है, नहीं होता है। विभिन्न प्रकार के जातीय संगठन भी बना हुआ है, और जैसे ही किसी जाति के विषय में सरकार द्वारा ऐसा कुछ बिल लाया जाता है, ऐसे कुछ कार्य किए जाते हैं जिससे किसी भी प्रकार के उस जाति या धर्म को नुकसान होता है, तो वैसी स्थिति में वो संगठन सरकार का विरोध करती है, और विरोध करने का मतलब दबाव बनाती है, और उस दबाव के कारण सरकारें कई एक बार उस मामले से पीछे हट जाती है। तो ऐसे संगठन, ऐसे समूहों को हम क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही।